स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर के अंदर। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है। लाइट का रिफ्लेक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर थोड़ा सा लेट आ रहा है। बहुत सारे अरेंजमेंट्स आ गए थे और अरेंजमेंट के साथ साथ आपके ही दूसरे चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस के ऊपर हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पावर शेयरिंग का भी लेक्चर अपलोड करवाया है। तो काफी सारे अरेंजमेंट्स थे, तो इस वजह से इस वाले लेक्चर के अंदर थोड़ा डिले आ गया। बट नेक्स्ट टाइम किसी भी साइंस के चैप्टर के अंदर हम डिले आने नहीं देंगे। तो यूनिट का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिन्होंने भी मुझसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, हमने लगभग 5-6 वीडियोस डाली और इन डिटेल हर केस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, तमाम ऐसी चीजें करी है जो एनसीईआरटी से भी अपडेटेड है और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रखती है। आज की इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। जिन्होंने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको पहले एडवाइस दूंगा कि आप रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ के आइए, फिर जाकर रिफ्रैक्शन पे अपनी गाड़ी को स्टॉप करना, वरना गाड़ी में स्पीड ब्रेकर आने की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यार बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ये है मेरे सामने एक लेजर लाइट। आपको अगर मैं कैमरा पे डालूं तो आपको एक लेजर लाइट दिख रही होगी, और मैं इसके अंदर लाइट भी कम कर देता हूं यार, तो थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी। ये मैंने एक लेजर लाइट अपने हाथ में स्पॉट कर रखी है, ये देखिए। अब मैं लाइट थोड़ी सी कम कर रहा हूं तो शायद आपको लाइट का पाथ भी दिख पा रहा होगा कि लाइट जो है वो लेजर लाइट की तरह काम कर रही है। अब देखो, ये जो लाइट है वो तो सीधे सीधे जा रही है, अभी बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बीच में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो लाइट एयर के अंदर बड़े नॉर्मली सीधे सीधे जा पा रही है। बट अगर मैं इसके बीच में एक ऑब्स्टेकल डाल दूं, मैं इसके बीच में एक स्पीड ब्रेकर डाल दूं, दैट इज ये ग्लास का स्लैब, ये ग्लास का टुकड़ा, तो सर आप देखोगे कि ये जो ग्लास का टुकड़ा है ये कुछ इस तरीके से मैंने बीच में डाल दिया है। तो अब बताओ, क्या लाइट की स्पीड में कुछ चेंज आया होगा? हाँ सर, बिल्कुल आया होगा। लाइट पहले सीधे सीधे जा रही थी, अब आपने बीच में क्योंकि एक ऑब्स्टेकल डाल दिया, एक हिंड्रेंस डाल दी, तो कहीं ना कहीं लाइट की स्पीड में कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा। और लाइट की स्पीड में बदलाव आने की वजह से ही लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है। यानी लेट मी ऑन द लाइट्स। अब देखिए, लाइट पहले सीधे सीधे जा रही थी, बीच में हमने एक ऑब्स्टेकल डाल दिया, तो हुआ क्या होगा? लाइट के बीच में एक ऑब्स्टेकल आया तो लाइट की स्पीड चेंज हुई, और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट शो करती है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या शो करती है? बेंडिंग ऑफ पाथ, अपना बेंडिंग को शो करती है। इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड में बदलाव आने की वजह से लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, मुड़ जाती है। इसी मुड़ाव को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या है सर? एक स्पीड कॉन्सेप्ट है, लाइट की स्पीड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और सर ये होता क्यों है? ये स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है। एयर के अंदर डिफरेंट है, ग्लास के अंदर डिफरेंट है, वाटर के अंदर डिफरेंट है, डायमंड के अंदर डिफरेंट है, अलग अलग में अलग अलग है। जैसे जो एयर होता है उसमें होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और भाई साहब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है एयर वैक्यूम के अंदर, जो कि बहुत हाईएस्ट मानी जाती है। और जैसे जैसे हम दूसरे मीडियम्स में जाएंगे, जैसे ग्लास, वाटर, डायमंड वगैरह वगैरह, उसके अंदर स्पीड जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। और इसी वजह से स्पीड के बदलाव की वजह से लाइट अपना मुड़ाव शो करती है। देखो, जैसे द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। जैसे एयर के अंदर होती है 3 × 10⁸, वैसे ही ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸। तो एयर के अंदर बहुत ज्यादा है, ग्लास के अंदर कम है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगने की वजह से लाइट शॉर्टकट लेके मुड़ जाती है। अब सर आप बार बार मीडियम्स कह रहे हो, तो हमने है ना मीडियम्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहला जो मीडियम में काटा वो था रेयरर मीडियम, और दूसरा जो काटा वो काटा डेंसर मीडियम।
रेयरर का मतलब होता है जहां पार्टिकल्स कम है, जहां पार्टिकल्स कम है यानी रुकाव कम है, जैसे एयर और वैक्यूम। यहां स्पीड मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यहां स्पीड मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और बाकी सारे अदर मीडियम्स आप डेंसर में डाल दो, जैसे ग्लास, वाटर, ऑयल, डायमंड, एल्कोहल, तमाम ऐसे, इनके अंदर जनरली जो स्पीड होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एयर। तो एक रेयरर है, एक डेंसर है। डेंसर का मतलब उसमें बहुत पार्टिकल्स हैं। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, यानी रेयरर मतलब खाली, डेंसर मतलब भरा हुआ, खाली जगह से भरी हुई जगह पर जा रहे हो तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जी सर। और इसका उल्टा, जब आप डेंसर से रेयरर में जाओगे, कहां से कहां जाओगे? डेंसर से रेयरर, भरी हुई जगह से खाली जगह पर जाओगे तो जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी को कॉन्सेप्ट बोला गया रिफ्रैक्शन का। अब सर लाइट बेंडिंग शो कैसे करती है ये भी बता दो। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो मूव करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल। कहां मूव करेगी? टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो मूव करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल याद है? नहीं सर हम तो भूल गए। अरे याद है यार, रिफ्लेक्शन की दूसरी क्लास में सिखाया था कि इमेजिनरी रे को नॉर्मल कहते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे बनती है। तो सर वो है एन, दैट इज नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगी। देखो, जैसे रेयरर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ये रही नॉर्मल सीधी लाइन, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब ये मुड़ाव को हम जरा फील करके देखते हैं। इस मुड़ाव को अगर फील करना है तो हम करेंगे ग्लास स्लैब के साथ। किसके साथ करेंगे? ग्लास स्लैब के साथ। जरा देखो, ये है ग्लास स्लैब, ये रहा टुकड़ा ग्लास स्लैब का। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाऊंगा और साथ साथ में आपको एक वीडियो भी पोर्ट्रे करवाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा, दोनों में से जहां क्लैरिटी मिल जाए। आओ मैं आपको एक छोटी सी वीडियो इसके अंदर प्ले करके बताता हूं। ये है मेरे पास लेजर लाइट, आपके पास आ रही होगी ये है लेजर लाइट। आओ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जस्ट मैं इसमें लाइट्स बंद कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। लाइट्स आर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। चलो जरा देखो, शायद मैं ना दिखूं आपको। ये है मेरे सामने ग्लास स्लैब, ये है लेजर लाइट, ये है लेजर लाइट। अब अगर मैं क्या करूं, इसके सामने एक ग्लास का टुकड़ा डाल दूं। ये देखो, ये लेजर लाइट दिख रही होगी आपको यहां से। मैं अब इसके सामने ग्लास का टुकड़ा डाल रहा हूं। देखो, जैसे मैंने ये थोड़ा ग्लास का टुकड़ा डाल दिया है, तो अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लाइट है ना बेंड हो रही है। लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। देखो, ये आने वाली रहे मेरे हाथ वाली, फिर अंदर वाली है रिफ्लेक्टेड, और फिर बाहर वाली है। तो आपको दिखेगा कि लाइट है ना सीधी सीधी नहीं गई, थोड़ी सी बेंडिंग है, हल्की सी बेंडिंग है। इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसी बेंडिंग को? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आई भाई ये चीज कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है जब ग्लास स्लैब के अंदर से हम ये जाग के देखें। आओ इसका डायग्राम बनाऊं। अब तो बना ही हुआ है, बट हम खुद बनाएंगे तो आपको और क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। देखो, ये बनाया मैंने ग्लास स्लैब, यहां है एयर, यहां है ग्लास, यहां है एयर। ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले आने वाली रे थी ये वाली, इसको हम इंसिडेंट बोलेंगे, इसका नाम ए बी लिख लो। अब अभी देखा, रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल है क्या यहाँ पर सर? नहीं, तो अब हम एक नॉर्मल बनाएंगे। आओ एक नॉर्मल बना दो। ये एक नॉर्मल बना दी 90 डिग्री की। ठीक है, इसको आप नाम दे दो N1। तो अब मूव करेंगे टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो, ये मैंने मूव करवा दी टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये मैंने टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करवा दी। इसको भी नाम दे दो, ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव हो गई। ये C दे दो इसको। अब सर ये बाहर भी जाएगी, अंदर तो रह नहीं जाएगी, तो ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगेन एक नॉर्मल और बनानी पड़ेगी, तो एक नॉर्मल और बना दो।
ये एक नॉर्मल यहां बना दी मैंने, अगेन 90 डिग्री। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल लेना, तो यहां से अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी, राइट। इसको भी नाम दे दो डी। तो अब जरा बताओ, 3-4 रेज बनी, पहले ए बी यहां लिख रहा हूं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर N1, फिर N2, सबके अपने अपने मीनिंग लिख दो। आने वाली रे इंसिडेंट, अंदर वाली BC रिफ्रैक्टेड, अब बाहर जो निकल गई उसको बोलोगे इमर्जेंट। N1 मतलब नॉर्मल 1, N2 मतलब नॉर्मल 2। सर अब एंगल भी बनाओगे ना, आओ तो एंगल भी बनाओ, ब्लू कलर से बना। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलोगे, और लास्ट में होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो 3 एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। डन सर, डन सर, डन सर। तो ये बनाया अब हमने। अब सर एक चीज और देखो, कैन आई से वन थिंग, कैन आई से वन थिंग, कि ये जो लाइट है ये कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, ये इसका एंटिसिपेटेड पाथ था। ये जो ग्रीन वाली बनाई है एंटिसिपेटेड पाथ था। एंटिसिपेटेड मतलब सर जानी तो ऐसे ही चाहिए थी ना, लाइट आपने ऐसी फेंकी तो सीधे सीधे जानी चाहिए थी, बट क्योंकि लाइट में इतना मुड़ाव आया तो लाइट गई ऐसे, राइट। रिफ्रैक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लाइट इतना मुड़ाव थोड़ी ना शो करती, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे सीधे चले जाते। तो ये है एंटिसिपेटेड और ये है ओरिजिनल, जैसे वो गया। कहना है से ये दोनों पैरेलल दिख रही है हमको, जी सर। तो इसके बीच में जो ये दूरी है, ये वाली, किसके बीच में, एंटिसिपेटेड और ओरिजिनल के बीच में, इस दूरी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं सर हम इसे, हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 90 डिग्री का डिस्टेंस है जो ओरिजिनल पाथ और एंटिसिपेटेड पाथ के बीच में दिखाता है। समझ में आई ये चीज? तो कहना है इससे ये ग्लास स्लैब वाला टॉपिक सबको क्लियर है? जी सर, पूरी तरीके से ग्लास स्लैब क्लियर हो गया 100% मान लूं, और रिफ्रैक्शन भी दिमाग में घुस चुका है। जी सर। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज याद है सर? भूल गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा था द इंसिडेंट नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। इसमें जो दूसरा वाला नियम है वो इसमें भी लागू हो जाता है। देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो पहला लॉ तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सेकेंड लॉ मस्त है। सेकेंड लॉ ध्यान से समझते हैं, ये तो जो भाषा है वो शायद आपको समझ भी नहीं आए। मेरे को एक बात बताओ, ये ग्लास है, ये एयर, ये एयर, ठीक है। अगर मैं एक और बात लूं, ये ग्लास है, एयर, एयर, एक और बात लूं, ये ग्लास है, एयर, ये एयर, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक लाइट फेंकूं, ये थोड़ी ऐसे मुड़ाव हुई और ये ऐसे चले गए, पहली चीज। थोड़ा सा टिल्टेड भेजूं तो ये ऐसे, ये थोड़ी ऐसे गई और फिर ऐसे चले गए। थोड़ा यहां से फेंकें तो ये थोड़ी ऐसे और फिर ऐसे चले जाएगी। अब जरा बताओ, तीनों के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, तीनों के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है, तो इक्वल तो कहीं से कहीं तक होने का चांस नहीं है क्योंकि बेंडिंग है। बट अगर हम फर्स्ट केस में एंगल का रेशियो निकालें, और नॉट ओनली एंगल, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का अगर रेशियो निकाले। सर ये साइन क्या होता है? आप मैथ्स में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां आपको समझ में आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं। बट अभी हम सिर्फ साइन थीटा मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ जब तक आपने ट्रिग्नो नहीं पढ़ा। तो अगर हम साइन एंगल आई और साइन एंगल आर को निकालेंगे, कांस्टेंट दोनों का जो रेशियो है वो आप जब निकालोगे, इस केस में, इस केस में, इस केस में, तो तीनों केस के अंदर जो वैल्यू है ना वो सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसी को बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखनी रहती है, वो ये है कि मीडियम सेम रहना चाहिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब सर
जैसे यहाँ पर ग्लास लिया, यहाँ पर ग्लास लिया, यहाँ पर ग्लास लिया, तो ही कांस्टेंट आएगा। अब अगर सर आप बोलो कि हम 2 ग्लास लेते हैं, एक वाटर लेते हैं, एक अल्कोहल लेते हैं, तो नहीं हो सकता। मीडियम शुड ऑलवेज बी सेम। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जिस भाई साहब ने ये लॉ दिया था, उस भाई साहब का नाम था स्नेल्स लॉ, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ कहा जाता है। 2 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। अगला टॉपिक जो चैप्टर का अगेन एक बहुत आईएमपी टॉपिक आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है सर? क्योंकि देखो हम बात तो मीडियम्स की कर रहे हैं, बार बार 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम, बार बार यही बात कर रहे हैं ना। तो बस अगर हमको कंपेयर करना है स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमको कंपेयर करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, तो उस केस में हम एक चीज निकालते हैं जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, एन से डिनोट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सर इसमें जो ऊपर वाली चीज है ना, एयर वैक्यूम, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। नीचे हम हमेशा मीडियम को चेंज करते रहेंगे। सर एक एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल, जैसे हमको पता है एयर के अंदर स्पीड होती है 3 × 10⁸। अब मैं निकाल रहा हूं ग्लास का, तो ग्लास की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब इसको आप देखोगे तो ये से ये कट जाएगा और 3/2 कितना होता है? 1.5। तो सर ये 1.5 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये 1.5 का मीनिंग क्या है ना? आपसे बोर्ड्स पूछता है 1.5 का मीनिंग क्या है। तो 1.5 का एक सिंपल मीनिंग है, 1.5 का एक सिंपल मीनिंग है कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड में 1.5 गुना कम फर्क आ जाएगा। 1.5 गुना का फर्क आ जाएगा। कहां से कहां? एयर से ग्लास में जब जाएगी तो 1.5 गुना जो स्पीड है वो कम हो जाएगी लाइट की। ठीक है। सिमिलरली मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.5 आया, तो इसका क्या मतलब है? जब लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड 2.5 गुना कम हो जाएगी। कितना गुना कम हो जाएगी? 2.5 गुना कम हो जाएगी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 3 मीडियम है ए बी सी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका है 2.7, इसका है 4.8। ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जरा बताओ इसमें लाइट के लिए अच्छा मीडियम कौन सा है, जो लाइट की स्पीड को अच्छा रखे, ज्यादा रखे? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये 1.5 गुना स्पीड कम करेगा, ये 2.7 टाइम्स कम करेगा, ये 4.8 टाइम्स कम करेगा। तो बताओ लाइट के लिए अच्छा मीडियम कौन सा है? हाँ सही गेस किया, लाइट के लिए अच्छा मीडियम है ए। लाइट के लिए अच्छा मीडियम है ए, क्योंकि वो कम स्पीड घटा रहा है, 1.5 गुना घटा रहा है। ये तो भैया 4.8 घटा रहा है। तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, v यानी वेलोसिटी, स्पीड लिख सकता हूं? हाँ सर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बेकार, उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। आप ही ने बोला ना, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए उतनी अच्छी स्पीड, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के लिए उतना बेकार काम, उतनी कम स्पीड। तो इसलिए हम n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिखते हैं। और जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बेंडिंग करेगा, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बेंडिंग करेगा। इस तरीके से लाइट का इस तरीके से पूरा काम काज चलता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, कंपेयर करो 2 मीडियम्स को, एक मीडियम 2 मीडियम, कि उन दोनों की मीडियम में स्पीड में क्या बदलाव आ रहा है। ये बदलाव ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। देखो यही लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन कंपेयर्ड टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिस्टल क्लियरिटी? जी सर। आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। तो जैसे एयर का दिया है, आइस का दिया है, वाटर का दिया है, याद नहीं करना है। ग्लास का अगर याद करना चाहते हो तो रख लो, 1.5 होता है, बाकी तो याद नहीं करने का सेंस है। अब आते हैं हम एक मस्त से टॉपिक के ऊपर, दैट इज लेंस। जिन्होंने भी मुझसे मिरर पढ़ा है,
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनके लिए लेंस पढ़ना बहुत बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैंने वहां पर भी कहा था कि आप जितना आसानी से रिफ्लेक्शन को टाइम दोगे उतना कम टाइम आपको रिफ्रैक्शन के लेंस वाले टॉपिक में देना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप लेंस को बहुत कम टाइम देते हो क्योंकि आप रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ के आए हो। आओ लेंस को डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज होती है। मिरर में जैसे एक साइड से पॉलिश करी जाती है, बट लेंस में क्या होता है, आप पॉलिश नहीं करते हो, आप ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को ही ज्वाइन कर देते हो। तो आओ जरा इसको समझें। दो तरह के लेंस दोस्त, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव ऐसे ज्वाइन होते हैं। ये दो ऐसे ज्वाइन कर दिया तो कॉन्वेक्स, ऐसे ज्वाइन कर दिया तो कॉनकेव। अब जरा देखो, कॉन्वेक्स लेंस को अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि अभी दो टुकड़ों से बना है। मिरर एक टुकड़े से बनता था तो याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, वो एक एक ही होते थे, बट क्योंकि दो टुकड़े, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, तो हम दो दो चीजें लिखेंगे। तो यहां पर इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे C2, क्योंकि दो दो है। C1 यानी आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C2 भी आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, F यानी फोकस। पोल नहीं होता यहाँ पर, बीच में इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बीच में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ज्यादातर बुक्स में C1 की जगह एक वर्ड यूज होता है 2F1, और C2 की जगह वर्ड यूज होता है 2F2। बात एक ही है, क्योंकि आपको ही पता है भाई ये डबल होता है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की लेंथ को हम फोकल लेंथ, ये तो आपको पता ही है, वहां पढ़ के ही आए हो, कोई नई चीज नहीं है। तो कॉन्वेक्स का क्या है सर, थोड़ा थिक होता है मिडिल के अंदर, मिडिल में थोड़ा मोटाई होती है, और एजेस कॉर्नर साइड पे थिन होता है। कॉनकेव उल्टा होता है, पतला होता है मिडिल में और मोटा होता है एजेस पे, दैट इज कॉर्नर्स पे। इस तरीके से ये वर्क चलता है। अब देखो, ये वही है जो अपन ने देखा कि फोकस किस तरीके से काम करता है। अब दो मिरर हमने उधर पढ़े थे, एक पढ़ा था कॉनकेव मिरर, दूसरा पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों मिरर्स में मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देता हूं, क्योंकि वो रिकैप हमको काम आएगा लेंस समझने के लिए। बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज है, जरा ध्यान से देखना। हमने उधर पढ़ा था, एक होता है कॉनकेव मिरर, चलो मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। हमने उधर पढ़ा था, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। सही, याद करो, कॉनकेव मिरर चीजों को कन्वर्ज करता है ना। ऊपर एक एक्सपेरिमेंट आ रहा होगा आई बटन में, तो वो आई बटन के अंदर मैंने एक एक्सपेरिमेंट भरवाया कि फोकस किस तरीके से डिटरमाइन होता है। और कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है डाइवर्ज, क्योंकि ये चीजों को डाइवर्ज करता है। सही, अब याद करो, कॉनकेव मिरर का जो फोकस था वो आपको याद होगा रियल फोकस होता है, और वहीं जो कॉन्वेक्स होता है उसका वर्चुअल फोकस होता है। जी सर, बस जब आपने इतना ध्यान रखा है ना, तो अब लेंस पढ़ना बड़ा आसान है। वहां का कॉनकेव मिरर यहां के कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। वहां का कॉनकेव मिरर यहां के कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और वहां का कॉन्वेक्स मिरर यहां के कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। मतलब सर, जो जो आपने मिरर्स में पढ़ा था बस वो यहां ही पढ़ना है, बस उल्टा काम है। जो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े थे, याद है, जो 6 केसेस पढ़े थे जिसमें से 5 रियल इन्वर्टेड थे, और जो एक था वो था वर्चुअल इरेक्ट, और वहीं कॉन्वेक्स के 2 केसेस पढ़े थे, दोनों वर्चुअल इरेक्ट। बस वो जो 6 केसेस थे वो आप कॉन्वेक्स लेंस के होंगे, और वो जो 2 केसेस थे वो आप कॉनकेव लेंस के होंगे। तो आपको वापस से वो केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप बस एक बार गो थ्रू भी मारोगे ना, रीड भी मारोगे ना, तो काम खत्म हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट में टाइम लगाना पड़ता है, बट लेंस के कॉन्सेप्ट में टाइम कम लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मिरर के अंदर वो हम पढ़ चुके हैं। तो आओ जरा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले अगर हम मिरर को देखें, फोकस है ना, पहले लेंस के फोकस। तो अभी मैंने बताया जैसे वहां कॉनकेव मिरर का रियल फोकस था, यहां उल्टा कन्वेक्स लेंस का हो जाएगा। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है, ये चीजों को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। वहीं कॉनकेव उल्टा वर्चुअल फोकस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। कहां गया, हाँ, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। अब याद करो, उधर नियम पढ़े थे
अच्छा ये तो मैंने अभी बताया, ये आपको C1 F1 F2 C2 C1 F1 F2 C2। अब सर वहां पर हमने नियम पढ़े थे, याद है? इमेज फॉर्मेशन के 4 नियम मैंने आपको रटवाए थे। पहला नियम क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सी से जाएगी सी से वापसी, पोल से जाएगी सेम एंगल बना के निकल जाएगी। यही 4 नियम करवाए थे, भूले तो नहीं हो? हाँ। अब सर क्योंकि ये 4 नियम आपको याद है तो सर यहाँ पर भी वो 3 नियम सेम होंगे। सबसे आसान काम देखो, पहला नियम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अरे सर ये तो वही है, हाँ वही है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद फोकस, F2 रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इधर मत ले लेना दोस्त, इधर आएगा। दूसरा नियम फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है तो यहाँ पर हम O ले लेते हैं, O से जाएगी O से वापसी ले लेगी। हो गए सर 3 नियम? हाँ जी सर हो गए 3 नियम। देखो इसलिए कहता हूं कि रिफ्लेक्शन जितने बच्चों ने आसानी से पढ़ा है ना, मजा वाला पढ़ा है ना, उसका कम टाइम लेंस में लगता है। अभी कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा। भाई रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि रिफ्रैक्शन में समय भी कम लगे और जल्दी से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अब देखो हम वही 6 केसेस की बात करेंगे। क्या क्या केसेस हैं याद करें हम? सिंपल तो है, कॉन्वेक्स लेंस के। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। अब याद करो 6 केसेस वहां क्या आते हैं? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। ये थे ना 6 केस, इस यहाँ पर भी देखो बन जाएंगे। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, एट F1 एंड बिटवीन F1 एंड O। बन गए 6 केसेस। और सर ये बिहेव भी वैसे ही करेंगे। जी सर 6 में से 5 रियल, 1 वर्चुअल, लास्ट वाला वही F1 एंड O। तो मैं इसकी ड्राइंग भी नहीं बना रहा हूं भाई, हाँ क्योंकि हमने उधर बनाई है, रिफ्लेक्शन में बड़ी मेहनत करी है, तो वो मेहनत यहाँ पर सकारती करनी है हमको। तो वही केसेस हैं। बोर्ड्स भी इसलिए आपसे लेंस के केसेस नहीं बनवाता, बहुत रेयर चांस होता है, और बनवाए भी तो हमको आता है क्योंकि नियम वही है, डायग्राम वही है, तो ज्यादा दिक्कत परेशानी आनी नहीं चाहिए। थर्ड केस इसका अगर याद हो तो सेम साइज की बनती थी, देखो लिखा भी हुआ है सेम साइज की बनती है। और जो मेन केस था वो छठा केस पीछे, जो याद है छठे केस हम पीछे ले जाते थे, मैंने वहां पर बोला था चिक चिक के कि भैया छठा केस वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीछे इसको एक्सटेंड किया जाता है और इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है सर। सर सेम काम लेंस के साथ होगा, ये तो वही 6 केसेस का टेबुलर फॉर्म है। सर सेम काम अब कॉनकेव लेंस का होगा, जो वहां कॉन्वेक्स मिरर था यहाँ कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। याद होंगे दोनों ही केसेस हमारे केसेस थे वर्चुअल एंड इरेक्ट केसेस थे। तो जरा चेक करो, एक इन्फिनिटी और एक ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट। सर ये दोनों केसेस अगेन वही बता चुका हूं, कोई चेंज नहीं। इनके यूजेस सिंपल यूज है, वैसे तो ह्यूमन आई में बड़ा काम आएगा ये। कॉन्वेक्स लेंस काम आता है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है पास का, जिसको नहीं दिखता है, जिसको पास की बीमारी होती है। कैमरास बनाने में, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर। कॉनकेव लेंस मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है जिनको दूर की बीमारी है, दूर का नहीं देख सकते, जैसे मुझे मायोपिया है तो ये मायोपिया को क्योर करने के काम आता है, और वाइड एंगल लेंस के भी काम आ जाता है। अब सर जैसे वहां पर साइन कन्वेंशन था वैसे यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन है, भूले तो नहीं हो? U V F H I H O। U क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V होता था इमेज डिस्टेंस। F होता था फोकल लेंथ। H I होता था हाइट ऑफ इमेज। H O होता था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही सर, बिल्कुल सही सर। याद करवाऊं, U हमेशा नेगेटिव लेते थे, HO हमेशा पॉजिटिव लेते थे, ये दोनों तो कभी हमने चेंज नहीं किए। इसके अलावा फोकल लेंथ में देखो, फोकल लेंथ में जो कॉनकेव लेंस है उसकी नेगेटिव होती है, जैसे कॉनकेव मिरर की नेगेटिव थी वैसे ही कॉनकेव लेंस की भी नेगेटिव होती है। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो था वो याद होगा उधर मिरर में पॉजिटिव लेते थे, तो यहां पर भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। डन है सर, क्लियरिटी है पक्का। और हाइट ऑफ इमेज के बारे में तो यार आपको, ओह सॉरी प्लस यहां लिख दिया, माय मिस्टेक, सॉरी यहां प्लस आएगा। हाँ हाइट ऑफ इमेज के बारे में तो आपको पता ही है, पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल इरेक्ट,
नेगेटिव आएगी तो रियल इन्वर्टेड। ठीक है सर। अब सर जैसे वहां मिरर फॉर्मूला था, यहाँ लेंस फॉर्मूला, याद है मिरर फॉर्मूला? नहीं याद है ना बच्चा? याद करवाता हूँ। 1/v + 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO = -v/u। वैसे यहाँ पर भी फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल है, 1/v - 1/u, बस एक माइनस का चेंज, ये ध्यान रखना, माइनस का चेंज मत भूलना, वहां प्लस है यहाँ माइनस है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO = v/u। जैसे वहां -v/u था, यहाँ ओनली v/u है, ओनली v/u है। आओ इसका एक क्वेश्चन करवाऊं, एक ही करवाऊंगा क्योंकि मैंने उधर बहुत सारे करवाए तो यहाँ ज्यादा नहीं करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो ये हो गया HO, दैट इज 7, पॉजिटिव लेते हैं, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12, u हो गया 12, फॉर्म्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। बस ध्यान से एक चीज रखना, मिरर है या लेंस वो पढ़ लेना, वरना गलती हो सकती है फॉर्मूला में। ये है फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। 1/v u है -12, फोकल लेंथ है 8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/12 उधर जाके -1/12, यहां लोगे आप एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 के टेबल में 24 3, 12 के टेबल में 24 2, तो 1/v = 1/24, v = 24। सर v अगर 24 आ गया तो अब हम HI तो बड़े इजीली निकाल लेंगे, HI/HO कितना होता है सर 7, v 24, और H अपॉन में आता है u कितना है सर 12, माइनस का -12, माइनस ऊपर चले जाएगा, ये हो गया -2, ये उधर जाएगा, HI की वैल्यू होगी 7 2 = 14, और क्योंकि माइनस में आई है तो इमेज हो जाएगी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। डन है सर? बिल्कुल सर। देखो इसमें वही है कि रिफ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग, ग्लास स्लैब, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिरी के बड़े सिनोनिमस हैं जो आपने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे हमारा रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट होता है, रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।